तो अब देख लेंगे, मतलब अगर पीसी वाली बिल्कुल सही होती है तो वही अपलोड कर देंगे, वरना कैमरे वाली तो है ही। तो कल हम लोग ये क्वेश्चन दिया था मैंने, कितने लोगों ने कर लिया इसको? कोई हाथ आजमाया है क्या इसके ऊपर? हो गया? चलो बहुत बढ़िया, हो गया तो यार। उसका भी हो गया, बढ़िया। किससे मेथड से किए हो? 3 मेथड? ये कौन से मेथड से कर दिया भाई? किससे किससे? कर्व ट्रेसिंग से? क्या कर्व बनाए हो इसका? तो आता होगा तो यार, इसके यूनिवर्सिटी में आया होगा ना। अरे सिखा देंगे महाराज, सिखा देंगे। डिफिकल्ट मेरे को मतलब पर्सनली उतना वर्थ है नहीं मेरे हिसाब से। अभी 1-2 साल से ये चलन में हुआ है बस। मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में तो खैर मेरे भी था, ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही था कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, ये उतना ही। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, पी कर्व का जो पॉइंट है उस पे आप टेंजेंट डालोगे ना। अरे वो उस पी पॉइंट को आप कुछ और पॉइंट ले लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। उसको आप ए ए ले लो ना पॉइंट को। हाँ, पॉइंट ए फ्रॉम ओ, हाँ। अरे नहीं, टेंजेंट पी पे है महाराज। हाँ तो मुझे मुझे टेंजेंट से ही मतलब है कि टेंजेंट किस पॉइंट पे था। तो देखो, इसमें लेट कर लेंगे ये किसका। हाँ बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2AU इक्वल्स टू सेक थीटा, और u आ जाएगा 1/2a सेक थीटा। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको 2 बारी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा du/d थीटा, सेक थीटे का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। एक बारी और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो 1/2a, पहले सेक एज इट इज टेन थीटे का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा एज इट इज सेक थीटे का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। तो इसका वैल्यू आ गया है, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो रहा। सो पुट वैल्यू इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आ जाएगा u प्लस में 1/2a सेक क्यूब थीटा प्लस में सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा एक्सलेशन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, या तो एक तरीका है इस u को ये लिख लो, और उसके बाद कॉमन वॉमन लेके वापस पूरे को u की शक्ल में लेके आओ, या जो ये अंदर टर्म्स फंसी हुई हैं इनको u की शक्ल में लिखने का कोशिश करो। तो कृष्णा जी कैसे किए हो फिर आप यहाँ से? मतलब
हम्म, इसको यू बना लिए, फिर प्रोडक्ट रूल लगा लिए, फिर यू से यू कट जाएगा ऐसा। तो वो भी कर सकते हो आप ज़रा, उससे थोड़ा मतलब क्या है, आसान हो जाएगा कटाई पिटाई में। इसमें फॉर्म बनाना पड़ेगा मेरे को एडजस्टमेंट करके। हाँ, टेन ज़्यादा टफ तो नहीं, खैर टेन वैन के फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे मेरे को, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा चला जाएगा बस। तो इसको क्या किए, यू लिख लिए हम लोग, तो ये हो गया यू टेन थीटा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिए, तो ये हो गया डी यू बाई डी थीटा टेन थीटा प्लस में यू सेक स्क्वायर थीटा। फिर डी यू बाई डी थीटे का वैल्यू, फायदा क्या हुआ, वापस तो वहीं पहुंच गए ना यार। डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किए, तो u प्लस में ये हो गया डी यू बाई डी थीटा टेन थीटा प्लस यू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कटा क्या, कुछ भी नहीं कटा। किसको, टेन को। हाँ हाँ शाबाश, कान ऐसे पकड़ लो बाबू या घुमा के पकड़ो। तो इससे बेनिफिट क्या मिला आपको, ये बताओ ना मेरे को। अरे यार, ये तो वही वाली बात है, मज़ा नहीं आया कुछ। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अपने को बनाना तो यू ही है इसको ना, टेन को मैं सेक में ले जाता हूँ, तो मेरे हिसाब से कुछ तो कटना चाहिए। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये हो जाएगा u अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो वन बाई टू ए सेक थीटा है, इसको क्या पुट कर लें, u, तो ये तो कट जाएगा एक u से u। अब ये जो रामायण बची है, इसको भी अपन किसकी शक्ल में ले चले, u की शक्ल में। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेक थीटे का वैल्यू पुट कर देता हूँ, और यहाँ भी पुट कर देता हूँ। बात वही है यार, मतलब ले दे के कुछ ज़्यादा फायदा मिला नहीं। अब कॉम्प्लेक्स हुआ हो ना हुआ हो, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही निकालना है ना मेरे को बाहर। अब जैसे यहाँ से यू क्यूब बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा कट के, फोर ए स्क्वायर, और यहाँ भी कितना आ गया, फोर ए स्क्वायर। इस u को ले गया मैं इधर, तो हो गया u की पावर फाइव एट ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, r से, और ये जो बाकी बची हुई सामग्री है ये कैसी है, कांस्टेंट है। तो मेरा जो एक्सेलरेशन है और r का जो रिश्ता है वो कैसा आ गया, बट इससे कुछ फ़ायदा, मतलब डायरेक्ट मेथड है ये, तो कैलकुलेशन ठीक है, अब इतना तो जाएगा ही,
लॉग वाले में कुछ कम हुआ था क्या आपका कृष्णा भाई कैलकुलेशन? इसमें तो नहीं हुआ होगा। हम्म। हाँ उसमें, इसमें तो खैर लॉग का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। लॉग का बेनिफिट तब, हम्म, हाँ हाँ तभी उसका बेनिफिट है, मैं यही कह रहा था कि लॉग का बेनिफिट केवल तब है जब आपकी यहाँ पर कोई पावर इन्वॉल्व हो, लेफ्ट या राइट साइड, तब उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, वरना तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं अपने को कैलकुलेशन में। हाँ तो सही है, तो इसमें क्या बुराई है? हम्म। अरे देखो, कुल मिला के बात क्या है, बात यह है कि आपको कुछ भी करके कोशिश ये करनी है कि यू आपका सेपरेट हो जाए एक्सप्रेशन से, बस। फिर आप चाहे ऑन द स्पॉट ट्रांसफॉर्म करते चलो या लास्ट में आके एडजस्टमेंट करो, वो आपकी इच्छा है। हाँ मैंने लास्ट में जाके फिर सेक की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी ना यू की शक्ल में। आप, हम्म, वो भी ठीक है, कोई नहीं, बात वही है, मैं कहता हूँ कान सीधा पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, बात उतनी ही जाएगी। बस ये है कि आप जैसे ऑन द स्पॉट सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो थोड़ा सा वो दिखने में खतरनाक कम लगता है एक्सप्रेशन। हम्म। लास्ट में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो थोड़ा सा वो दिखने में लेंदी लगता है एक्सप्रेशन जो है, बस इतना केवल आपको डिफरेंस नज़र आएगा दोनों में। चले आगे, लिख लिया इसको, लिख लीजिए। इसके बाद थोड़े अलग किस्म के सवाल देखते हैं। अब जो सवाल देखेंगे वो आते हैं 15 नंबर में। इसमें देखो क्या क्या चेंजेस हो सकता है, कॉस की जगह साइन देखने को मिल सकता है आपको। हम्म। अरे ये स्टैंडर्ड वो है इसके अंदर नोटेशंस। यू किसको नहीं ले सकते? हाँ तो यू का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 ए सेक थीटा। हाँ तो फिर पुट करो ना, तो वापसी वही आ जाएगा आपका 2a cos थीटा आर इक्वल्स टू। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे यू जो है ना ये स्टैंडर्ड ही है इसके अंदर। वरना एक बात बताओ संतोष भैया, मुझे क्या दिक्कत, कुछ भी ले लो। हाँ हाँ समझ गया मैं आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे पुट तो करो ना एक बारी, आर 1/u है, यू को पुट करो 1/2 ए सेक थीटा, वापस आपका आर क्या आ जाएगा, 2a cos थीटा। देखो हाँ हाँ, वो जो डायग्राम था उसमें हमें किससे मतलब है ये समझो आप, डायग्राम वो कुछ ऐसा है, ये कर्व था अपना और मैंने इस पर डाला टेंजेंट। मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को लेट से ए, ठीक, कन्फ्यूज़न ना हो मुझे ही, ये टेंजेंट है, ये अपना ओरिजिन है, मुझे क्या चाहिए, ऐसा डिस्टेंस कि वो इस टेंजेंट के साथ क्या बनाए, बस यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मुझे इस पॉइंट से क्या ही मतलब, इसको मैं बी भी दे दूँ तो इसका मुझे कोई यूज़ थोड़ी ना है। हम्म हम्म हम्म। ये क्यों लिया होगा मैंने? हाँ, अरे यार टेंजेंट पे डाल रहे हो आप, टेंजेंट किस पॉइंट पे डाला है ये देखो ना, मेन मेरा ये है कि टेंजेंट में किस पॉइंट पे डाल के लेके गया हूँ, चेक करो। टेंजेंट क्या मैंने क्यू पे डाला है, टेंजेंट मैंने डाला है पी पे, तो जब मैं तारीफ लिखूंगा तो पी का ही तो लिखूंगा कि जो, हाँ, अरे तो मीट किससे भी करे मुझे उससे क्या मतलब, जो तारीफ है वो क्या कहता है कि आप पी पे टेंजेंट डालो, उस टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर डालो, कहाँ से, ओरिजिन से, और
टेंजेंट का नाम नहीं ना, आप टेंजेंट डाल रहे हो पी पॉइंट पे। आप देखो ये क्यू पे मीट करे, कहीं भी मीट करे, हमें उससे क्या मतलब। तारीफ हमें क्या बताता है कि पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट डाला उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब नहीं नहीं, टेंजेंट थोड़ी ना डिनोट करवाओगे आप, पी तो पॉइंट है। अरे टेंजेंट आप डाल रहे हो पी पे, अब वो परपेंडिकुलर लाइन कहीं भी मीट करे उससे अपने को क्या मतलब है, कोई मतलब थोड़ी ना है। अपना जो कंसर्न है वो ये है कि टेंजेंट कहाँ होना चाहिए, पी पे होना चाहिए, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, वो ओरिजिन से होना चाहिए, ये अपना कंसर्न है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो ना आप, सीधा है मतलब सिंपल सा कि आप जहाँ से टेंजेंट डाल रहे हो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाल रहे हो, वो पॉइंट और ओरिजिन अपना एरिया ऑफ कंसर्न है, दैट्स इट। अब वो टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको कहाँ मीट करता है कहाँ नहीं करता है, वो अपना एरिया ऑफ कंसर्न है ही नहीं। अपने को मतलब जैसे मैंने यहाँ बी पॉइंट जो डिनोट किया है, मुझे इस बी पॉइंट का कोई यूज भी नहीं है ना फर्दर, मतलब कहीं यूज नहीं है इसका कि मैं अगर बी पॉइंट को स्पेसिफाई करूँ तो। हाँ, इसको कर लिए क्या नोट? तो चलो अब देखो। अच्छा लिख रहे हो अभी? अच्छा अब देखो, हम लोग क्या करते थे बचपन में, वो पढ़ा करते थे मैक्सिमा मिनिमा, पढ़ते थे ना जब हम छोटे बच्चे थे 11वीं 12वीं में। अभी तो खैर ऐसे ही टाइम पास कराए। तो देखो, जब मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है? अरे ये तो बता दो यार, अब ऐसे मत करो। मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बताना कौन सा सही है, फिर वहीं से अपन कहानी शुरू करते हैं अपनी। मैक्सिमा मिनिमा मिलने का नेसेसरी कंडीशन क्या है? वाह, वो तो टेस्टिंग कंडीशन है रे। कृष्णा भाई आप ही बता दो यार। शाबाश बेटे शाबाश। देखो, दो स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं, आप बताना कौन सी सही है। मेरे को जहाँ मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, आई एम डैम श्योर वहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। दूसरी स्टेटमेंट, जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होता है आई एम डैम श्योर वहाँ मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा मेरे को। अब बता दो कौन सी बात सही है। कि दोनों ही सही है? पहला स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, जहाँ मेरा डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट ये था मेरा कि जहाँ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा आई एम डैम श्योर वहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होगा आई एम डैम श्योर वहाँ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब दोनों ठीक है या केवल एक ठीक है? सेकंड वाला सही है? अरे भाई ऐसे मत करो यार, आप तो भाई नैया डुबवाओगे मेरी। जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, क्या इस बात की गारंटी है मैक्सिमा या मिनिमा मिले? नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता है क्या बहुत बारी? फिर लेकिन इस बात की गारंटी है जहाँ भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा वहाँ पर डेरिवेटिव। तो ये प्रूफ भी तो किया था कि इट इज़ नेसेसरी, कि जहाँ भी आप, नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा, दैट डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड वेनिशेस, कि उस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होना ही चाहिए इफ़ एग्जिस्ट। क्योंकि ऐसे भी केस हमने देखे थे जहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है बट वी आर स्टिल गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा। मॉड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, आपको मिनिमा मिलता है बट वहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो खैर, अब यहाँ पे उसी चीज़ का यूज़ है। अपने पास एक पॉइंट होता है एप से सेंट्रल ऑर्बिट में, एप से सेंट्रल ऑर्बिट आपका मतलब जो भी कर्व है, आप इस तरीके से समझिएगा
एप से उस कर्व का वो पॉइंट है जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो कहता है इसका तारीफ देखो, अब इसका अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। एन एप से इज अ पॉइंट, और इसको अपन सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मैक्सिमा मिनिमा में ट्रीट करते हैं। तो ऐप से जो है, ऐप से इसको मैंने बताया ना, आप वैसे ही इसको ट्रीट करेंगे जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ते हैं कि ऐप से कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी रेडियस वेक्टर की। ठीक है, ये समझना है आपको। तो अब यहाँ पर हमारे काम की चीज़ क्या है, देखो इससे हम ये जानते हैं कि एप्से पे डी यू बाई डी थीटा ये क्या होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है किसकी, फॉर गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा। भाई यू का डेरिवेटिव थीटे के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज हजम हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो याद कर लेना। क्या बताऊं मैं, फॉर गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा, कि ये तो कंडीशन ही है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो अगर आप एप्से की बात कर रहे हैं, मतलब आपको श्योरिटी है कि वहां पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये श्योरिटी दी जा रही है आपको। तो उस पॉइंट पे आपका जो डेरिवेटिव है उसको 0 होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्यों संतोष जी? हाँ हो जाएगी, क्लास के बाद ना आ जाएगी वो, मतलब प्रोसेस हो गई है, बस उसको अब अपलोड करना है। तो क्लास के बाद हो जाएगी, और ये भी जल्दी आ जाएगी, इसको अपन दूसरे सिस्टम पे लगा देंगे।
एक मिनट ये देख लो, ये म्यू है कि यू है। तो मैं ही ऐसे बना देता हूँ ना कई बार सिंबल, ये म्यू है। तो अब ये क्वेश्चन है जी, इसके ऊपर a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आया इस तरीके का, ये बनता है 15 नंबर वाला, और ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं आने के। अब इसमें सारी समस्या आती है ये प्रूफ करने में। बस जो भी आपको परेशानी आएगी इस तरीके के क्वेश्चन में, वो इस लास्ट वाले को प्रूफ करने में आएगी। और इसके लिए आपको ट्रिगो का ज्ञान होना ही चाहिए, बिना ट्रिगो आप इसमें नहीं खेल सकते। ट्रिगो में इन्वर्स, मतलब इन्वर्स का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। इन्वर्स के जो फॉर्मूले हैं वो भी आने चाहिए सेटिंग बैठाने के लिए। और नहीं आते हैं तो याद कर लीजिएगा, काम आएंगे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पार्टिकल मूव्स अंडर फोर्स। आपको फोर्स गिवन है पहले से ही, एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एब्से एट अ डिस्टेंस a प्लस बी विद वेलोसिटी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज गिवन बाय दिस। मतलब अब उल्टा काम हो गया है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अपने को क्या गिवन रहता था, ये, और हम लोग क्या निकालते थे, ये नेचर ऑफ फोर्स, यही तो बात। लेकिन अभी आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, नेचर ऑफ फोर्स, और आपसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये टफ है थोड़ा निकालना। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखें, जो फोर्स होता है हम ये जानते हैं कि भैया हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही तो है। और ये जो फोर्स है आपको क्या गिवन है, ये रामायण गिवन है, m इंटू म्यू 3a का पावर 4 माइनस 2a बी स्क्वायर u का पावर 5a, ऐसा। तो कुछ कट जा रहा है क्या, देखो m से m सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन की। अब आपको इसको पुट करना है द गिवन डीई, मतलब सेंट्रल ऑर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकाले थे ना, आप उसमें इस एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट ए सी सी इन द डीई ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट का जो डीई था वो कैसा था, u प्लस डी स्क्वायर यू दी थीटा स्क्वायर ए सी सी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसा ही था ना कुछ, है सुकेश जी। ये पुट कर दिए भाई, बहुत ही बढ़िया। इस u को अंदर सेट कर दो, मतलब लेफ्ट साइड इसको मत छेड़ देना, इसको छेड़ दोगे तो और मसला हो जाएगा। जो धमा करना है आप वो केवल राइट साइड कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 2 डी यू बाई डी थीटा से। ये पैटर्न सेट है सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 डी यू बाई डी थीटा। तो आ जाओ ज़रा कर ही लेते हैं फिर। ऐसे ही मैं इधर भी कर देता हूँ।
मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी थीटे से डी थीटा कट जाएगा। 2u du का इंटीग्रेशन बोलो ना, यू स्क्वायर। हाँ जी सर, यहाँ देखो आपको याद है, यहाँ सेटिंग बैठाना पड़ेगा। कैसे बताओ उस्ताद जी? इसको क्या ले लोगे, कुछ वेरिएबल लेट से p, जैसा हर बारी करते हैं। राइट साइड देखते जाओ क्या क्या बचेगा। यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे भाई, देखो डी थीटे से डी थीटा कट जाएगा, यू स्क्वायर डी यू, तो u का पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -3a का पावर 4u। और u क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, और साथ में कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मैं सीधा लिख दूं, करोगे तो बेसिकली क्या आएगा, ये डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर आएगा। जैसा हर बारी करते हैं, इसको आप पी ले लीजिएगा। आपने ये एसएचएम में भी किया है, वर्टिकल सर्कल में भी किया है, सेम प्रोसेस। ये ऐसा आ जाएगा। इतना छापो पहले। अरे यार, अरे मिस्टेक कर दिए भाई, यहाँ U4 था ना। और एक की पावर वो थी नॉर्मल, और u का पावर 4 है साथ में। तो ऊपर आएगा ये यू स्क्वायर। ब्लंडर मिस्टेक। और फिर अपन देखते लास्ट में कि अपना जो है वो एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है। क्यों संतोष जी? तो करेगा कहाँ से? ये u का पावर 4 था, ये मेरे से लिखने में ही मिस्टेक हो गया है। इसको थोड़ा देख के लिखिएगा। बाकी तो ठीक कर दिया है मैंने, इतना लिख लीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। और ये मान के चलिए, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन के आने की, जिसमें आपको ये पाथ निकालना हो। इतना छापिए ज़रा, उसके बाद इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो कुछ और बातें समझ में आएंगी। और ये तो मतलब टफ सा एक्सप्रेशन लिया हुआ है मैंने जानबूझ के, कि अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो जो इजी वाले एक्सप्रेशंस होते हैं वो आप वैसे ही बना लेंगे। और इसका जो प्रोसेस है वो फिक्स है, मतलब ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। तो फिक्स है तो ठीक ही है, आपको सेम स्टेप फॉलो करने और आंसर आ जाएगा। केवल जो क्वेश्चन फंसेगा वो बस वो लास्ट में वो एक्सप्रेशन प्रूफ करने में फंस सकता है आपका।
इसको नोट कर लीजिए, हो जाए तो बता देना। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं अभी, और फिर ये जो ऐप से वाली बात है ना, इसको यूज़ करेंगे। वो जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आया है ना अपने पास एक, वो कांस्टेंट निकलेगा इस ऐप से की मदद से, जो डेटा गिवन है। कैसे निकलेगा ये भी देखते हैं। क्यों संतोष जी? तो क्या लगता है, दम तो है इस टॉपिक में नहीं? अरे हाँ यार, वो मैं आज कर दूंगा शाम तक। हाँ 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 हाँ। हाँ मतलब सेंट्रल ऑर्बिट आपका इनवर्स स्क्वायर और कैपलस लो। बेसिकली सेंट्रल ऑर्बिट बड़ा टॉपिक है और उसी के स्पेसिफिक पार्ट हैं ये इनवर्स स्क्वायर और कैपलर। मतलब ऐसा सिलेबस में तीनों शायद से अलग अलग लिखे हुए हैं। हाँ तो जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो आपका ब्रॉड है एक तरीके से, और उसी के दो स्पेसिफिक पार्ट अलग से लिख दिए इन्होंने। तो जैसे जो कल अपन एलिप्स वाला कर रहे थे, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्वेश्चन समझ सकते हो आप। लिख लिए क्या इतना, या भी कर रहे हो नोट? अब देखो यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी इसको और तमीज़दार फॉर्म में लाने के लिए। और ये मान के चलिए जितना आप इसको स्टार्टिंग में सेट कर देंगे उतना ही आपको लास्ट में ये परेशान कम करेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट अंधाधुंध करता जाऊंगा ना अभी, तो फिर ये लास्ट में बहुत परेशान करेगा मेरे को। तो यहाँ पर अब इस एच को आप ले आओ इधर। अंदर मैं क्या करता हूँ देखो, दो एलसीएम ले लेता हूँ, फिर मेरा ये दो कैंसिल हो जाएगा। नहीं हाँ वो ठीक है, ले लो, कट जाएगा ये। और एच को इधर ले आओ, यू स्क्वायर ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटे का, और टू से टू कट जाएगा, बाहर बचेगा केवल म्यू, टू ए यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू रेस टू द पावर 4 प्लस में ए। आप थोड़ा सा पेज पलटो आप, और मुझे ये बता दो क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये वेलोसिटी का है? तो वी स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, म्यू टू ए यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू 4 प्लस में ए, जो कि इक्वल इसके भी है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस में डी यू बाई। अब आप लगाएंगे कंडीशन एफ से की। हमें बोला गया एट एफ से आपको डिस्टेंस दे दिया गया, देखो प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप से एट अ डिस्टेंस ए प्लस बी। तो आर का वैल्यू ए प्लस बी विद वेलोसिटी ये यू का वेलोसिटी जो है मैंने करली वी से लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू ये गिवन है मेरे को, म्यू ए प्लस बी। और हमने अभी देखा कि एफ से वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलना तय है,
तो वहां पर डी यू बाई डी थीटा क्या पुट करेंगे आप? 0। तो ये कंडीशन मैं लगाता हूँ इस इक्वेशन में, ये लेफ्ट साइड वाला हटा दूँ ना? ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ है नहीं, अपने को डेटा लिख ही लिया है जो गिवन था। और ये मतलब वाकई में 15 नंबर का दम रखता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि मुफ्त के मिलेंगे इसमें 15 नंबर। तो अब इसमें जब पुट करेंगे v का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा म्यू, नीचे a प्लस बी का स्क्वायर, ये म्यू 2a। आप ये देखें सर, ये जो u होता है ना, u क्या होता है आपका? 1/r। और r का वैल्यू क्या गिवन है? तो नीचे क्या कर दूं, a प्लस बी का माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या कर दूं, a प्लस बी का होल पावर प्लस में ये कांस्टेंट जो चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड का भी हटाना पड़ेगा मेरे को डेटा। यहां पर देखें एच स्क्वायर मुझे मालूम नहीं, u अगेन 1/r होता है और ये 0 है। इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो एच स्क्वायर है वो और कुछ नहीं, वो म्यू के इक्वल है? चेक करो एक बारी ढंग से, क्या मैं बोल सकता हूं कि वी कैन से जो मेरा एच स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? म्यू के, कंपेयर करवाने पे। तो ठीक है, अब हाँ हाँ, क्योंकि ये वी स्क्वायर इसकी वी स्क्वायर के इक्वल है ना ये, और ये इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में क्या हुए? हाँ, तो एच स्क्वायर का वैल्यू मिल गया मेरे को। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट करवा के किसका वैल्यू निकाल लूं? ए का। तो देखो म्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, म्यू कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब, अंदर क्या बचेगा? 2a। म्यू की वैल्यू कुछ भी नहीं पुट करी अपन ने, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली है केवल अभी। u की वैल्यू, u क्या रहता है? 1/r रहता है क्या? और r क्या गिवन है आपको? a प्लस गिवन है ना, तो ये पुट कर दी नहीं। तो ये आ गया 2a और नीचे तो 1 ही है, यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एक a प्लस बी प्लस में a, म्यू से म्यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। एक ये कट के इधर क्या आ जाएगा? a प्लस बी, 2a ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस में ए। तो ये आ गया म्यू। हाँ, ये दोनों इक्वल, देखो एक्सप्रेशन देखो, ये फर्स्ट और लास्ट। इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का हाँ 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 हाँ, सही है सही है। देखो 2a में से गया a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए। किसका फॉर्मूला बना अंदर? तो a का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 0 आया क्या? अब आपने क्या करना है, इसको लेट से इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 2 में एच स्क्वायर का वैल्यू और a का वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो।
आ जाओ ज़रा। एच स्क्वायर किसके इक्वल था? म्यू स्क्वायर। क्यों, आप क्या एप्सिलॉन की कंडीशन ले रहे हो आप? इतना छापो जरा भाई पहले, फिर देखो इसमें और थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। ये लेफ्ट साइड जो है, अरे केवल म्यू है, और एच स्क्वायर म्यू के इक्वल है, मैंने म्यू स्क्वायर लिख दिया है। इतना छापो पहले, फिर इसमें और कलाकारी करेंगे अभी। फिर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यहाँ से आगे सॉल्व करने के, तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो अपना लीजिएगा। लिख लिया क्या इतना, या अभी नोट कर रहे हो? कर लीजिए। मतलब यहाँ तक आपका पैटर्न फिक्स है, जहाँ तक मैंने अभी किया है। इसके बाद दो तरीके हैं, तो एक बारी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दोनों समझा देता हूँ वन बाय वन। आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिएगा, चॉइस इज़ योर्स। क्यों सुकेश जी? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी वैल्यू भी आती है, देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार ये ज़ीरो ही निकल कर आए, वैल्यू आती है भैया इसकी भी। और जब इसकी वैल्यू आती है तो बस समझ जाओ, फिर आती है वो फिर। नहीं, एक्सप्रेशन भी आ जाता है, थोड़ा परेशान करता है लेकिन आ जाता है। आर की वैल्यू किस में? अरे वो आर की वैल्यू जो है वो केवल एफ से पे ही तो है, इन जनरल थोड़ी ना है। लिख लिए वहां तक जो मैंने लिखा हुआ है? अच्छा लिख लो लास्ट स्टेप, फिर मैं आपको दो तरीके समझाता हूँ, और आपको फिर जो ठीक लगे आप वो कर लीजिएगा, इच्छा आपकी। वो मैंने कल बताया तो था, वो बेसिकली देखो 2013 से पहले और बाद में अभी तक उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और वो टॉपिक है विस्कोसिटी का। तो उसको हम देखेंगे फ्लूइड के साथ में, क्योंकि विस्कोसिटी अपने को पढ़ना है फ्लूइड के अंदर। रेक्टिलिनियर मोशन जो अपन एसएचएम करे, प्रोजेक्टाइल करे, इन सभी को रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। वो लिखा हुआ है ऐसे, आप देखो ना, कंस्ट्रेंट मोशन भी लिखा होगा एक। तो कंस्ट्रेंट मोशन में भी आप देखोगे प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकल सर्कल है, एसएचएम है, तीनों ही कंस्ट्रेंट मोशन है। हाँ, तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, आपका ये कंस्ट्रेंट मोशन है, और फिर प्रोजेक्टाइल है, वर्टिकल सर्कल है, ये सारा एक ही है, ले दे के। ये विस्कोसिटी इसमें टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो बनते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन ये ना तो 13 से पहले कभी आया है, ना ये 13 के बाद कभी आया है। फ्लूइड के टाइम पे इसको देख लेंगे, आपकी इच्छा हो कर लेना, ना इच्छा हो छोड़ देना। अरे ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और बस उसी को अपन सॉल्व करेंगे। एसएचएम टाइप का है ये, ऐसा समझो ना आप।
वर्क एनर्जी का कोई क्वेश्चन खुद से आता नहीं है, फ्रिक्शन के साथ आता है। क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। हाँ मतलब वर्क एनर्जी के 6 नहीं, अपन थोड़े अलग भी करेंगे नोट्स के अलावा। वर्क एनर्जी का कोई खुद से क्वेश्चन बनता नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं उसके फ्रिक्शन के साथ ही बनते हैं, अभी तक तो जो बन रहे हैं। कभी कभी आ जाता है 3-4 साल में एक बारी, मतलब फ्रिक्शन और इसका कंबाइंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो वहाँ से स्टैटिक्स भी यूज़ हो गया। और यहाँ केवल क्या यूज़ होता है आपका फॉर्मूला वर्क का क्या रहता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, जिसमें फोर्स फ्रिक्शन, हाँ 10 में ही बनता है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनता है क्वेश्चन। फोर्स में आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है बस, तो क्वेश्चन ले दे के फिर वो फ्रिक्शन का बन जाता है। तो अब देखो, अब यहाँ से है 2 रास्ते। एक रास्ता ये है कि आपको भाई u निकालना है यहाँ से, तो u निकालने के लिए आप क्या करोगे, u² को उधर ले जाओ, du/d थीटे का जो स्क्वायर है वो ये आ गया 2au³ -a² b² -u²। या तो एक चॉइस आपके पास ये है, आप इसका अंडर रूट लीजिए, देन दोनों साइड क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेट करके u की ही शक्ल में। अब देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं u की शक्ल में इसको इंटीग्रेशन करूँ तो अंडर रूट में ये पूरी रामायण जाएगी, और इस पूरी रामायण को अंडर रूट में इंटीग्रेट करना क्या पॉसिबल है आपके लिए? क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ u² भी है, u³ भी है, और u⁴ भी है। तो अपने लिए मतलब ज़्यादा समझदारी वाला ये स्टेप नहीं है। आपने पहले ये जज करना है। कई बारी क्या होता है, इधर सीधा u में इंटीग्रेट करना आसान पड़ता है अपने को, अगर आसान पड़ रहा होगा तो मैं कर दूंगा, और लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें u को क्या पुट कर दूंगा, 1/r, मेरा आंसर आ जाएगा, काम खत्म। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना जो है वो आसान नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहां पर पुट कर लूंगा क्या, u को 1/r, और फिर मैं इसको r की शक्ल में क्या करूंगा, इंटीग्रेट। और मान लो अगर r की शक्ल में भी टफ हुआ तो भाई कुछ नहीं कर सकते, फिर करना ही पड़ेगा जुगाड़ कर करा के। वैसे ऐसा होता नहीं है, मतलब u की फॉर्म आसान होती है कई बारी r की फॉर्म आसान होती है, और ज़्यादा ही बढ़िया किस्मत रही तो दोनों ही फॉर्म टफ मिलेंगी, फिर कुछ नहीं, फिर ट्रिगो में लेके जाओ, लेट कर कुरा के और इवेल्युएट करो उसको, और क्या है। तो यहाँ से देखो du/d थीटे का वैल्यू कितना आएगा, -1/r² dr/d थीटा, पुट कर दो इसके अंदर। क्यों संतोष जी? अब भाई कर्म ही कर रखे हो तगड़े वाले, तो कुछ कह नहीं सकते। यहां ना एक काम करो, पूरे में से r⁴ क्या कर लो, तो कुछ कट जा रहा है क्या, इसका हो गया काम तमाम। अब अंडर रूट लेने से पहले मैं कोशिश ये कर लूँ कि उसको थोड़ा मैं तमीज़ वाली फॉर्म में बना लूँ, ताकि जब मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँ तो मुझे समस्या ना हो। इसको खोल लो ब्रैकेट को एक बारी, देखो कुछ तो बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये लो, ये लो और ये लो, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो। क्या कहते हो जनाब, फॉर्मूला बना क्या ये किसी का? हम्म तो b² पहले लिख लेता हूं मैं, ये बन गया।
अब इसको ले आओ नीचे, बस अब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। पूछो कैसे, आस्क मी हाउ। ये साइन इनवर्स का फॉर्म बनेगा, बट उसके लिए आपको इसको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ, हो जाएगा इंटीग्रेट आराम से, कोई ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको ही इंटीग्रेट करता तो मेरे पसीने आ जाते भाई। ये वाली टफ है क्वेश्चन जो भी ये कर रहे हैं अपन। एक इससे भी अव्वल दर्जे का देखेंगे। हाँ आते हैं, ये 15 नंबर में आते हैं। तो मैं क्यों कराऊंगा जानबूझ के, मेरे को क्या पड़ी ऐसी है भाई संतोष जी। मुझे एक बात बताओ ना, जब नहीं आएंगे तो। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, कॉस इनवर्स का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स टी बाई बी। और यहां पर देखो कांस्टेंट आ जाएगा बी कोई। अब ये ध्यान रखना है, एफ से जब भी बात करेगा आपने कंडीशन लेनी है टाइम जीरो पे थीटा जीरो, फिक्स है ये कंडीशन फिक्स है फॉर एफ से। तो टाइम जीरो पे आप थीटा जीरो लेंगे। तो बी का वैल्यू कितना आ गया यहां से, पाई बाई 2 पुट कर दो इसमें। इतना छापो यार पहले ज़रा, फिर इसको और सेट करते हैं। देखो छापो ज़रा छापो। क्यों सुकेत जी? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे इसमें यू वाली फॉर्म डायरेक्ट करना टफ थी, वो आपके लिए क्या वो मेरे लिए भी टफ है, उसमें बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा फिर मेरे को ट्रिगो का। लेकिन मैं इसको आर में लेके गया तो मेरे को दिखा कि अब बात बन सकती है। तो कई बार ये ऐसा सीधा यू में भी दिख जाता है, यू में दिख जाए तो किस्मत अच्छी है आपकी। अभी देखेंगे क्वेश्चन, उसमें एक सीधा यू में दिखता है कि अगर अपन इसको यहीं इंटीग्रेट कर दे तो अपन सुखी रहेंगे। तो जब ऐसा दिखे तो बस वही काम को अंजाम दे देना है। और मान लो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई यू में टफ पड़ेगा, तो फिर आर में लेके जाइए, तो वहीं कर दो, वो टफ हो जाएगा आर में। तो इतना छापिए जरा। अरे यार ये लास्ट में जो है ना गड़बड़ कर दी मैंने, टी वो टाइम था और ये टी मैंने वेरिएबल लिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ तक ही लिखो, ये मिस्टेक है, मैंने टी को वेरिएबल लिया हुआ है और जो कंडीशन मैं लगा रहा हूँ वो टी टाइम की है कि टाइम जीरो पे थीटा जीरो होगा। वेरिएबल कुछ और ले लो फिर कंफ्यूजन होगा, इसको पी ले लो या तो। इतना लिख लो ज़रा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स, पी को मैं पुट ही कर दूँ ना, ए माइनस आर पी ले लो वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी, वो कंडीशन टाइम की है। तो जब कंडीशन लगाओगे तो टाइम ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो है, एफ से पे फिक्स है ये, और एफ से पे आर कितना गिवन है आपको, ए प्लस। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
ए आर हो जाएगा ये और बी। सर ए से ए कटा, कॉस इनवर्स -1 तो वो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। सर कॉस इनवर्स 1 कितना होता है? 0। तो बी का वैल्यू आ गया पाई। लेफ्ट साइड का हटा दो क्या? कोई लिख थोड़ी ना होगा अब, ये जो लिख लिए होगे इसको हटा देते हैं। डिफिकल्ट अभी रुक जाओ ना, जब ए 0 नहीं आएगा ना बाबू ये। तब आपको लेंदी भी लगेगा और साथ साथ डिफिकल्ट भी लगेगा। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या बन गई? कॉस इनवर्स ए माइनस आर बाय बी थीटा प्लस में पाई, उधर ले चलो इसको। तो कॉस पाई प्लस थीटा। सर कॉस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा? थर्ड में। कॉस भाई साहब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बी को ले जाऊं मैं उधर और इसको इधर ले आऊं? क्या मुझे यही चाहिए था? बधाई हो तो फिर छाप लो। यही चाहिए था तो। क्योंकि जो रेडियल एक्सेलरेशन है, क्या वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में जाएगी या डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में जाएगी? तो साइन क्या लगाओगे फिर?